अभी तक हमने जो शिक्षण प्रवृत्ति बताई थी, अब मैंने जो कहा कि आपके जो सिलेबस में इंक्लूड है, जैसे योजना विधि, पाठ योजना विधि है, ठीक है, आपका सूक्ष्म विधि है, आपका सामाजिक अनुकरणीय विधि है, दल शिक्षण है, टीचिंग है। तो इन जो 5-6 दे रखे हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे पाठ योजना से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने की संभावना उनको ज़्यादा है। बाकी तो टॉपिक टेस्ट तो हम कराएंगे ही टॉपिक के, टीचिंग के लगभग 200 क्वेश्चनों का एक टॉपिक टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो कई बार पेपर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित में क्वेश्चन, ठीक है। तो पाठ योजना क्या होती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है, किन शिक्षाविदों ने इनके बारे में या इस शिक्षण पाठ योजना के बारे में जो स्टेप दिए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पाठ योजना है, तो ये जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, गेस्टन शिक्षण विनोद, गेस्टन शिक्षण मनोविज्ञान से ये कॉन्सेप्ट आया है। इससे पूछा जाएगा कि जो आविर्भाव हुआ है किस मनोविज्ञान, किस शिक्षा मनोविज्ञान से हुआ, तो गेस्टॉल शिक्षा मनोविज्ञान में हुआ है। तो हमने जब पेडागोजी की क्लासें पढ़ी थी पहले, ठीक है, वो सीटेट में हो, यूटेट में हो, ये जो पेडागोजी का टॉपिक है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान हमने बहुत व्यापक रूप से पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले भी पढ़ा है पहले की क्लासों में। तो जो गेस्टनवाद है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, तो ये मैंने सब पूरी क्लासों में बताया। तो वहीं से इसका क्या हुआ, आविर्भाव हुआ है, इसका पाठ योजना, ठीक है। तो एक प्रकार से ब्लू प्रिंट है, एक प्रकार से जो पाठ योजना है ये ब्लू प्रिंट है, जो कक्षा में या कक्षा में अधिगमन क्रियाओं के लिए कार्य करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। अधिगमन है सीखने की क्रियाओं के लिए कार्य मैंने एक योजना बनाई जाती है। और ये कैसी होती है, लचीली होती है, जटिल नहीं होती है, बिल्कुल सरल रूप में ये पाठ योजना बनाई जाती है। हर शिक्षक बनाता है पाठ योजना, ठीक है। तो एक लचीली रूप को अपनाना पड़ता है, जटिल रूप को नहीं अपनाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आवश्यकता क्यों है पाठ योजना की, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है, क्यों किसी शिक्षक को पाठ योजना की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पाठ वस्तु के तत्वों के क्रम में चिंतन और विकास में क्रमबद्धता की स्थापना करना है। कक्ष में शिक्षण क्रियाओं और जो सहायक सामग्री के बारे में पूर्ण जानकारी हेतु पाठ योजना का निर्माण करना है, ठीक है। कक्ष में प्रस्तुतिकरण का क्रमबद्ध रूप से जो प्रस्तुतिकरण करना है, या सहायक सामग्री के रूप में हो या पाठ के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है, तो क्रमबद्ध रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है कि किसके बाद हमको क्या बताना है, किस सामग्री का किस समय प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमको एक पाठ योजना की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक प्रकार से जो योजना विधि बताए है उसी का ये प्रतिभाव है, ठीक है, उसी के प्रकार है, मगर देर का है, इसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कक्ष में जो सहायक सामग्री है के प्रयोग का समय, ठीक है, शिक्षण विधि प्रवृत्ति युक्तियां, इन सब का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस समय करना है, इसके लिए पाठ योजना की आवश्यकता होती है, ठीक है। शैक्षणिक उद्देश्यों और जो परीक्षण होते हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता होती है। छात्रों की क्रियाओं पर नियंत्रण और पुनर्वरण की प्रवृत्तियों के प्रयोग की परिस्थितियों का निर्धारण भी इसी पाठ योजना के द्वारा होता है। तो ये आवश्यकता होती है कि हम पाठ योजना का क्यों बनाए, ठीक है। आगे आता है पाठ योजना का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है, शिक्षक अपने टीचिंग को प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो वो पहले इसकी तैयारी करता है, एक डेमो खुद को देता है, फिर देखता है कि हाँ मेरा सही है, अब मैं आप इसको अप्लाई करूँ। तो शिक्षण की पूर्ण तैयारी का आधार
शिक्षण को एक निश्चित दिशा देने का उद्देश्य है। शिक्षण की जो व्यवसायिकता है, जो स्किल है, उसकी कुशलता में इस वृद्धि लाना, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के सभी पक्षों का विकास करना, उपलब्ध समय और संसाधनों का अधिकतम प्रयोग निश्चित करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर समान बल देना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। इसके पाठ योजना के, तो पाठ योजना के उद्देश्य क्या होते हैं तो आप समझ चुके हैं। मैंने सिंपल पॉइंटों में आपको बताया है कि यही क्या होते हैं, शिक्षण ये पाठ योजना के उद्देश्य होते हैं। तो बहुत इजी भाषा में बता रखा है, ज़्यादा जटिल भाषा में नहीं बताएगा, बहुत ही इजी भाषा में आपको ये मैं प्रस्तुति। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती है? पाठ योजना तो सभी बनाते हैं, बीएड में भी हमने पाठ योजना बनाई, अच्छी की क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हम बालकों के पूर्ण ज्ञान, जो फीडबैक होता है पहला का, जो हमने पहला शिक्षण किया है उसके पूर्ण ज्ञान पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि हमने आज कुछ पढ़ाया और उसके बाद जो हम अगले दिन पढ़ा रहे हैं उसका आगे वाले से कोई लिंक ही नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, तो ये एक अच्छी पाठ योजना के संकेत नहीं होता, विशेषता नहीं होती। अच्छी पाठ योजना की विशेषता है कि जब आप जो पाठ योजना बना रहे वो उससे पहले वाली क्लासों के ज्ञान पर ही आधारित हो। दूसरा, ये जो विद्यार्थियों के स्तर है, लेवल है, उसके स्तर अनुसार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होने चाहिए, या उनके समझने के आधार के योग्यता के आधार पर होना चाहिए, उद्देश्य आधारित होना चाहिए। ठीक है, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शिक्षण जो नियम होते हैं वो अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए, समय सीमा का विशेष ध्यान होना चाहिए कि किस समय तक मेरी पाठ योजना समाप्त हो जाएगी, 40 मिनट की है, 1 घंटे की है, कितने की है। जैसे हम चाहते हैं कि आज मैंने इतना पढ़ाना है। ठीक है, मूल्यांकन का इसमें बोध होना चाहिए, और जो इसमें मैंने आपको 3 स्तर, शिक्षण के 3 स्तर बताए थे, वो सभी इसमें होने चाहिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये तीनों इसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ योजना के सिद्धांत। ठीक है, पाठ योजना के सिद्धांत, पाठ योजना सिद्धांत किस पे कार्य करता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो व्यापकता का सिद्धांत, ये सिद्धांतों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है शिक्षण के सिद्धांतों में। ठीक है, तो इसको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे नहीं। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, लोचन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहारों का सिद्धांत, लोचन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोरंजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, वास्तविक जीवन पर आधारितता का सिद्धांत। ठीक है, नियोजन का सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों का पालन करने वाला सिद्धांत। तो इन सब सिद्धांतों पर ये पाठ योजना कार्य करता है, जितने भी मैंने आपको बताए। ठीक है, रोशन सिद्धांत नहीं बताया है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये बाद में वो कभी बताऊंगा आपको। तो व्यापक सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण सिद्धांत, लोचन सिद्धांत, आपका नियोजन सिद्धांत, शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगमन का सिद्धांत, तो ये सभी सिद्धांतों पे कार्य करता है कौन? पाठ योजना। ठीक है, विभाजन, देखो चयन का सिद्धांत भी है, आवृत्ति का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी कार्य करते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है जो पाठ योजना है किन किन सिद्धांतों पे कार्य करता है, तो आपके पास सिंपल देखा है, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, अगर आता है इसका जो ड्राफ्ट है या प्रारूप है वो किस प्रकार से है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जिसको मैंने आपको इम्पोर्टेंट कहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हार्वर्ड का पाठ योजना क्या है, कितने इसने सोपान दिए हैं, इसके शिष्टों ने कौन कौन से स्टेप इसमें जोड़े हैं, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हार्वर्ड का जो पाठ सिद्धांत है यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, और ये शास्त्रीय मानव व्यवस्था सिद्धांत की देन है। ठीक है, योग ज्ञान को संचित ज्ञान का सिद्धांत पे कार्य करता है, जो स्टोरेज है
ठीक है, जो स्मृति स्तर है उस पर ज़्यादा ये फोकस देता है, मतलब रटने में ज़्यादा फोकस देता है, कुल मिला के ये कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस पे आधारित है, अर्थात ज्ञान बाहर से दिया जाता है और उसको संचित किया जाता है, टीचर के द्वारा दिया जाता है, उसको संचित किया जाता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्ण संचित ज्ञान से संबंधित करके शिक्षण करवाया जाता है और अधिगमन प्रभावशाली और स्थायी रहता है। मतलब कहने का मतलब वही है कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसको संचित करना है, और जो ज्ञान दे रहे हैं वो नवीन ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्ण ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, जिससे हमारा जो सीखने की, जो बच्चों की सीखने की गति है वो प्रभावशाली हो सके। ठीक है, ये हार्वर्ड ने कहा है। ठीक है, इसके बाद छात्रों में अभिरुचि प्रवृत्ति मूल्यों के संबंध में कम और प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा बल दिया गया है हार्वर्ड के द्वारा। हार्वर्ड का जो पाठ योजना है वो प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, रुचि अभिवृत्ति मूल्यों पे या संबंधों पे कम ध्यान बल देता है, ज़्यादातर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक बल देता है। मैंने बताया था अभी आपको कि संचित ज्ञान करना है तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण का स्मृति स्तर होता है, सबसे लो लेवल के स्तर होता है, उस पर ये अधिक बल देता है, मतलब रटने पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, दैनिक पाठ योजना को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने के लिए पैडागॉजी के समय से हो चुका था। ठीक है, क्योंकि जो पैडागॉजी है वो हार्वर्ड के ही शिष्य थे। पैडागॉजी क्या थे? हार्वर्ड के ही शिष्य थे। ठीक है, उन्हें फिर इसमें जैसे सुधार किया है। तो हार्वर्ड ने जब पाठ योजना की है तो जो पाठ योजना या पाठ सामग्री है उसके प्रस्तुतिकरण के लिए 4 स्टेप दिए थे इसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप दिए थे। कितने स्टेप दिए थे? 4। किसने? हार्वर्ड ने। हार्वर्ड ने कितने स्टेप दिए हैं? पाठ सामग्री या पाठ योजना से संबंधित 4 स्टेप दिए हैं। सबसे पहले स्पष्टता, साफ सुंदर, संबंध, व्यवस्था, नियम कानून, विधि। तो ये 4 स्टेप किसने दिए हैं? हार्वर्ड ने दिए हैं, पाठ्य सामग्री से या पाठ्य योजना से संबंधित। ठीक है, स्पष्टता, संबंध, व्यवहार और विधि। ठीक है, अब मैंने कहा है कि इसमें बाद में इसके शिष्यों ने कुछ चेंज किया है। क्या किया है? कुछ चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है? इसका एक शिष्य हुआ है, किसका? हार्वर्ड का, जिसका नाम था जीरल। इसका एक शिष्य था जीरल। इसने इसके 2 भागों को जोड़ा। इसमें क्या जोड़ा? 2 भाग जोड़े। तो इसने 2 भागों में इसने 5 का बनाया है कि जो स्पष्टता है इसको 2 भागों में बांटा इसने। ठीक है, और 5 स्टेप दिए। कितने स्टेप दिए? 5 स्टेप। तो जो पहला स्टेप है का जीयर इसका स्टूडेंट हुआ है, उसने 5 स्टेप दिए। कितने स्टेप दिए? 5। तो उसने किस पे इसको ऐड किया? ठीक है, उसने किसको ऐड किया? उसने स्पष्टता की जगह पे 2 चीजें लिखी। एक तो प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। ये 2 स्टेप जोड़ा किसकी जगह पे? स्पष्टता की जगह, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे प्रस्तावना जोड़ दिया और एक प्रस्तुतिकरण, इसका एक और पार्ट जोड़ दिया। तो कुल मिला के 5 स्टेप दिए हैं जियर ने। इसके बाद इसके स्टूडेंट ने। हार्वर्ड ने मूल रूप से 4 दिए थे, फिर इसमें सुधार किया जाता है इसके शिष्यों की ज्यादा। एक और शिष्य होता है इसका रीन। क्या होता है? रीन होता है। एक और शिष्य होता है इसका रीन। वो दोनों पक्षों के बीच में एक पक्ष और जो देता है उद्देश्य कथन। इससे पहले उद्देश्य कथन नहीं था, तो एक उद्देश्य कथन इसमें जोड़ देता है। कौन? हार्वर्ड रीन। क्या जोड़ देता है? तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ये बेसिक था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हार्वर्डीय पंचवर्तीय सोपान, पाठ योजना के हार्वर्ड के पंचपदीय सोपान क्या है? ये आपका कंप्लीट है। और इसकी कैसा ये बना है ये मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्वर्डीय पंचवती के स्टेप कौन कौन से हैं। तो 5 स्टेप है। पहला है मैंने जो बताया था स्पष्टता, जो क्लियर है, उसके 2 भाग।
एक प्रस्तावना, एक कथन। ये कथन किसने जोड़ा था? रीन ने जोड़ा था। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना जियर ने जोड़ा है। ठीक है। इसके अलावा तुलना, समरूपता, सामान्यीकरण और अनुरूपता जो आगे दे रखे थे, उन्हीं को जो क्या क्या दे रखे थे पहले शुरुआत में, पहले दे रखे थे स्पष्टता, स्थिरता, संबंध, व्यवस्था और चौथा विधि। इसके रूप में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण आ गया जो जीरो के द्वारा जोड़ा गया था, और बीच में एक उद्देश्य कथन इसी के जो प्रस्ताव, इसी के एक बी पार्ट में जोड़ा गया था। ठीक है। संबंध इन्होंने तुलना और समरूपता उसका नाम दे दिया। व्यवस्था को इन्होंने सामान्यीकरण का रूप दे दिया और विधि को इन्होंने अनुप्रयोग का रूप दे दिया। तो ये पंचवर्तीय सोपान है हर्बर्ट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में कि हर्बर्ट के पंच पदीय सोपान कौन कौन से होते हैं। इस पर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, आप भी इसको अच्छे से याद करना। आगे चलते हैं। ब्लूम ने मूल्यांकन अप्रोच के अनुसार पाठ योजना का ड्राफ्ट दिया है। किसने? ब्लूम ने। जेम्स ब्लूम के हमने सेक्शन उद्देश्य पढ़े हैं। भावात्मक, संज्ञात्मक और क्रियात्मक 3 उद्देश्य पढ़े हैं, उनके अंदर 6 उद्देश्य पढ़े हैं। तो वही ब्लूम है। और ब्लूम ने जो पाठ योजना का के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है वो मूल्यांकन अप्रोच के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है? मूल्यांकन अप्रोच के रूप में दिया है कि शिक्षा सदोदय प्रक्रिया माने हमेशा सजीव प्रक्रिया होती है, जो हमने बताया था। ठीक है। और उद्देश्य रहित होते माने स्पष्ट उद्देश्य की प्रक्रिया होती है किसकी? शिक्षा की। और इसने जो पद दिए हैं वो दिए हैं त्रिपदीय माना है। शिक्षा को क्या माना है? त्रिप प्रक्रिया माना है। और मूल्यांकन अप्रोच के उसको क्या माना है? मूल्यांकन अप्रोच के सोपान या चरण बताए या स्टेप बताए हैं। इन्हें कहा कि जो शिक्षा होती है वो त्रिपदीय होती है और इसे उसने मूल्यांकन अप्रोच का नाम दिया है पाठ योजना में। कौन कौन से? सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य जो हमने पढ़े थे, फिर अधिगमन अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण व्यवहार में परिवर्तन। तो एक प्रकार से ये तो वही चीज है जो मैंने शिक्षण उद्देश्य में बताए थे, संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों का अर्थ वही है। संज्ञात्मक का मतलब है शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं, और भावात्मक जो अधिगमन अनुभव करता है, सीखने वाला अनुभव करता है, और क्रियात्मक में ज्यादातर हम मूल्यांकन संबंधित उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो 6 मैंने आपको बताए थे। ठीक है। उद्देश्य वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, कुछ अलग नहीं है। वही शिक्षण के उद्देश्य हैं जो पक्ष बताए थे, 3 पक्ष बताए थे, भावात्मक और संज्ञात्मक और क्रियात्मक पक्ष। वही 3 पक्ष हैं, कोई अलग नहीं है, नाम चेंज हुए हैं। अगर मैं व्यापक रूप से एक्सप्लेन करूं संज्ञात्मक पक्ष क्या होता है, तो एक प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं, ससेशन, विशेषण, ज्ञान, अबोध, ठीक है, अनुप्रयोग, ये एक प्रकार से शिक्षण उद्देश्य हैं। उसी प्रकार अगर मैं भावात्मक की बात करूं, स्मृति करना, एक्सेप्ट करना, चरित्र का स्थापन करना, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है? अधिगमन अनुभव किया जाता है भावात्मक में। उसी प्रकार मूल्यांकन जो क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है। तो वही है, कुछ अलग है नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसे इनमें आपसी में खनिज संबंध होता है कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं हो सकता है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं होता। इसी अलावा एनसीईआरटी जो आपका है, इसको हम एनसीईआरटी क्या होता है ये आपका एक टॉपिक भी दे रखा है, जो आयोग दे रखे हैं, वो एक एक करके पढ़ेंगे हम। ठीक है। सीमित पढ़ेंगे, जितना उससे क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है। वो हम आपको प्रस्तुतिकरण देंगे उसका। तो जो एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने जो पाठ योजना का प्रारूप दिया है,
उसके 3 पद दिए हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, और इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो 3 स्टेप दे रखे हैं पाठ योजना के। किसने? एनसीईआरटी ने। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनसीईआरटी ने पाठ योजना के कितने स्टेप दे रखे हैं? तो 3 दे रखे हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। ठीक है, तो इनपुट मैंने आधार जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इसके आउटपुट में, इसके अंतर्गत छात्रों के वार्षिक व्यवहार में परिवर्तन निहित होता है और इन्हें वार्षिक अधिगमन आउटपुट भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले अपेक्षित व्यवहार में जो परिवर्तन निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, और जो वास्तविक अधिगमन व्यवहार में परिवर्तन होता है, निहित होता है, जो हमको हासिल हो चुका है, वो आउट होता है। और इन दोनों के बीच में जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना है या उनको व्यवस्थित करना है, वो प्रक्रिया हो। तो 3 प्रकार से एनसीईआरटी ने पाठ योजना के वो दे रखी है। ठीक है, अब आते हैं पाठ योजना का स्वरूप। ठीक है, तो 5 तो स्टेप तो हर वन ने दे रखे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उन्हीं के आधार पर पाठ योजना के स्वरूप बनाए गए, जैसे परिपचना सूत्र। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? दिनांक, कक्षा। जैसे आप पाठ योजना बनाते थे पहले अपनी कॉपियों में, प्रैक्टिकल कॉपियों में, तो सबसे ऊपर क्या लिखते थे? सबसे पहले दिनांक लिखते थे, क्लास लिखते थे, कक्षा लिखते थे, विषय लिखते थे, इकाई लिखते थे, प्रकरण लिखते थे, विषय सूत्र लिखते थे। ये सब हम ऊपर की जो लाइन होती थी उसमें पूरा दर्शाते थे कि दिनांक क्या है, कक्षा क्या है, विषय क्या है, इकाई क्या है, प्रकरण क्या है, विषय के संबंधित कौन सा है। दूसरा हम लिखते थे उद्देश्य क्या है हमारे इस पाठ योजना का, कि हमने जो ये पाठ योजना बनाया इसका उद्देश्य क्या है। तीसरा है कि इस पाठ योजना को समझाने में हम किन किन सामग्रियों का प्रयोग लेंगे, किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग लेंगे। और चौथा, पूर्व ज्ञान। प्रत्येक नवीन पाठ को पूर्व ज्ञान से संबंध करने के लिए पढ़ाया जाता है। और 5वां है पाठ का स्थापन या प्रस्तावना या भूमिका। तो यह शिक्षार्थियों के पूर्ण ज्ञान के संबंध में नवीन ज्ञान को स्थापित करने में सहायक होती है। तो ये चीजें हमको क्या करना है, ये स्टेप है। ये आपने बीएड में काफी, आपकी जो कॉपी थी उसमें कई पाठ योजना आपने पढ़ाई है, जो अनुकरणीय शिक्षण विधि मैंने आपको बताया था अनुकरणीय शिक्षण विधि। उसमें आप पाठ योजना बना के जाते थे। अनुकरणीय शिक्षण विधि में क्या होता था वो मैंने आपको बताया, मगर वो किस बेस पे होता था? पाठ योजना के बेस पे होता था। ठीक है, पाठ का विकास। पाठ के विकास के अंतर्गत सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाता है कि पाठ कितनी अवधि में पूर्ण होगा। पुनरावृत्ति। सभी निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण आयोजन के बाद पूरे पाठ की आवृत्ति या पुनरावृत्ति करना अधिगमन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। पुनरावृत्ति, ठीक है, आवृत्ति और पुनरावृत्ति से अर्जित ज्ञान का प्रवर्धीकरण होता है और ज्ञान स्थायी होता है। पाठ के विकास के अंत में पाठ द्वारा नवीन ज्ञान की प्रवृत्ति हेतु पूछे जाने वाले प्रश्न आवर्ती प्रश्न कहते हैं। पुनरावृत्ति में क्या, जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो लास्ट में हम कहते हैं कि भाई हमको किन किन क्वेश्चनों को पूछना है, जिससे हमारा पूरा पाठ का सार हम बालकों से पूछ सके। ठीक है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, देखिए, इससे अर्जित ज्ञान का प्रवर्धन होता है, छात्र सारा सीखने की योग्यता विकसित होती है। मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? इस प्रकार के शैक्षणिक विकास की एक प्रक्रिया होती है, वैसे भी मूल्यांकन का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक पाठ के पश्चात विद्यार्थियों के मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शिक्षक को ज्ञात हो सके कि विद्यार्थी के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो सके। होमवर्क क्या है? इससे शिक्षक कक्षा शिक्षा का विस्तार करता है ताकि अनुवर्ती कार्य करना संभव हो सके, और यह दैनिक पाठ का योजना का अभिन्न अंग। तो गृह कार्य भी दैनिक पाठ योजना का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण संबंधित योजनाओं में दैनिक पाठ योजना प्रत्यक्ष रूप से दैनिक शिक्षण से संबंधित होती है और एक क्रियात्मक योजना है। तो गृह कार्य क्या है? क्रियात्मक योजना है। ठीक है, ठीक है। पाठ योजना के जो अप्रोच है, जैसे मैंने हार्वर्ड का स्मृति अप्रोच बताया आपको, व्यू का मैंने मूल्यांकन अप्रोच बताया आपको। ठीक है, जॉन डीवी और किरपेटिक का अप्रोच किस पे आधारित है? वो मैंने कहा करके सीखने पे आधारित है, बताया था आपको। जॉन डीवी और किरपेटिक करके सीखना। ठीक है, तो इसमें अधिगमन के लिए अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षार्थी को ज्ञान और उनके जीवन समस्याओं के समाधान के अनुभव दिया जाता है, जिससे अधिगमन का योजना माना जाता है।
तो जॉन डीवी और किरपैट्रिक का जो पाठ योजना से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो सीखने पर आधारित है कि छात्रों को स्वयं समस्या दी जाती है और उनको उसका अनुभव लेने के लिए कहते हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है मॉरिस का चक्रीय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि मॉरिस का चक्रीय योजना, मॉरिस का चक्रीय योजना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि चक्रीय योजना क्या है। तो ये जो शिक्षण का स्तर था, एक स्मृति स्तर था, एक बोध स्तर था, एक चिंतन स्तर था। तो स्मृति स्तर का मैंने बात की थी पाठ योजना में, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर का बोध किसने का, स्मृति स्तर का पक्ष उद्देश्य किसने लिया था, हर्बर्ट ने। तो बोध स्तर का किसने लिया, वो मॉरिस ने लिया। बोध स्तर है आपका जिसमें बालक समझने की कोशिश करता है, तो वो स्तर चक्रीय योजना कहा जाता है उसको। मॉरिस का क्या कहा जाता है, चक्रीय योजना कहा जाता है। छात्र को अपने अनुभव अधिगमन उद्देश्यों का स्पष्ट रूप में, इसमें स्पष्ट रूप में बोध होना चाहिए। मॉरिस के शिक्षण की चक्रीय योजना के प्रारूप में 5 सोपान है। सेम वही सोपान है जो मैंने आपको बताया। पहला है योजना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है परिपाक, चौथा है व्यवस्था और पांचवा है वर्णन। ठीक है, तो पहला योजना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा परिपाक, चौथा व्यवस्था, पांचवा वर्णन। फिर इसके बाद जो आएगा फिर योजना आएगी। तो ये चरकीरी है, ये चलती रहेगी, इसे चक्रीय योजना कहा जाता है। तो मॉरिस ने जो पाठ योजना संबंधित स्टेप दिए हैं वो भी 5 ही दिए हैं और एक चक्रीय रूप में दिए हैं। और इन योजनाओं के अंदर, इन स्टेपों के अंदर बोध स्तर का बोध किया गया है। हर्बर्ट ने भी 5 दिए हैं मगर वो स्मृति स्तर पे दिए हैं। ठीक है, तो योजना, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन, तो ये 5 प्रकार के सोपान किसने दे रखे हैं, मॉरिस ने दे रखे हैं। ठीक है, देखो कोई भी डाउट है तो मैंने आपको कहा कि संडे को आप मुझे कॉल कर सकते हो या जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कि ऑनलाइन में इतना पूछा नहीं जाता है बच्चों के द्वारा। कोई भी डाउट है मैंने कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे संडे के दिन पूछ सकते हो कि सर मुझे इस या इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे पूछ सकते हैं कि सर इस संबंधित में मुझे कुछ डाउट है, वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकन अप्रोच, तो इसमें शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की प्राथमिकता दी गई है। ब्रिटिश अप्रोच, इसमें शिक्षण की क्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है और छात्रों के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, भारतीय अप्रोच हमेशा ज्ञान पर आधारित होता है। तो इसमें ब्रिटिश और अमेरिका दोनों का प्रभावन, दोनों का मिश्रित रूप, शिक्षण उद्देश्य भी हो, शिक्षण क्रियाएं भी हो, छात्रों के मूल्यांकन भी हो, तो भारतीय अप्रोच है। ठीक है, ठीक है, तो व्यापक अप्रोच, लिखित अप्रोच, अलिखित अप्रोच, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, संक्षिप्त पाठ योजना माने शॉर्टकट। अभी तो ये व्यापक था, शॉर्टकट पाठ योजना क्या होती है, देखो संक्षिप्त पाठ योजना में विस्तृत पाठ योजना के सभी पद लेना जरूरी नहीं है। जो हमने 5 पद बताए हैं किसके, पाठ योजना के, वो हर्बर्ट के, वो चक्रीय है। तो संक्षिप्त योजना में इन सब पदों को लेना आवश्यक नहीं है, जो आवश्यकता अनुसार है उन्हीं पदों को लेना चाहिए। तो इसी को संक्षिप्त पाठ योजना कहा जाता है। ठीक है, इसमें केवल वही पद उपयुक्त होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ होते हैं, जैसे उद्देश्य है, अध्यापन है और मूल्यांकन है। संक्षिप्त योजना में क्या होता है, देखो जब आपको किसी पाठ का इंट्रोडक्शन करना है, शिक्षण उद्देश्य है, उनकी गतिविधियां, मूल्यांकन है और गृह कार्य है। तो ये दोनों तो आपकी कैसी हुए, अनुदेशात्मक क्रियाएं हुई। ठीक है, और ये तीनों चीजें आपका शिक्षण से संपाठ होते हैं। तो 3 हम स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये संक्षिप्त पाठ योजना का प्रारूप है। ठीक है, ये अनुभवी शिक्षकों के लिए होता है। जो संक्षिप्त पाठ योजना है वो अनुभवी शिक्षक, जिनको एक्सपीरियंस होता है वही ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। जो नवीन प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनको पूरा पाठ योजना बतानी पड़ती है कि वो इतना शॉर्ट नहीं चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपकी पाठ योजना का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ। अगर तब भी कुछ डाउट है या कोई चीज़ छूटा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन है कि सर यहाँ पे ये चीज़ छूट गई है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको आप विस्तारपूर्वक समझाएं तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया सूक्ष्म, आपकी जो दूसरी टॉपिक है वो है आपका माइक्रो टीचिंग, फिर है आपका टी टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। जो कल की क्लासें होंगी उसमें हम आपको सूक्ष्म शिक्षण है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाई की है मैंने। कई बच्चों को इंग्लिश शब्दों का समझ में नहीं आए, ये दोनों में है।
ठीक है। इसी प्रकार हम 10 सेक्शन भी, ये 3 सेक्शन 10 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट है, सब नोट्स आपके बने हुए। ठीक है, इसके अलावा एसएसटी के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी चालू हो रही है। इसके एसएसटी सब्जेक्ट, जिन बच्चों को एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्लासें चलेगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कहा कि मैथ्स की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं आईटी की। ठीक है, आईटी से संबंधित मैथ्स की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा है कि पहली 1 या 2 अप्रैल के जितनी भी क्लासें होंगी वो हमारे ऐप पे होगी। किस पे होगी? ऐप पे। ठीक है, जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपके ऐप पे ही होगी। ठीक है, संपूर्ण जितने भी आपके आईटी का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है उसका जो पूरे नोट्स हैं वो आपके इस ऐप पे अवेलेबल होंगे। ठीक है।